आज ब्लिट्स इंडिया के साथ खास बातचीत में प्रोफेसर राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर राकेश सिंह जी डी.वाई. पाटिल डेंटल मेडिकल कॉलेज न्यू बॉम्बे में प्रोफेसर हैं, सीनियर फैकल्टी हैं और इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ साथ आप देश और विदेश के डेंटल कॉलेजेस में एडवाइजरी की भूमिका में आपने काफ़ी काम किया है। डॉक्टर राकेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं कि डेंटिस्ट्री का हिंदुस्तान में क्या भविष्य है? दीपक जी, भविष्य बहुत ज़्यादा है, किंतु 150 करोड़ की आबादी का हमारा देश है और इस आबादी के हिसाब से हमारा जो रेशियो डेंटिस्ट का वो आज भी कम स्तर पे है। आज भी हम अपने ग्रामीण अगर उस पे चले जाएं तो हमारा ब्लॉक स्तर पे भी एक डेंटिस्ट नहीं तैयार हो पा रहा है। किंतु इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि तो बच्चे जब पढ़ के निकल रहे हैं तो उनको अर्बन एरिया, सिटीज़, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी भी हम लोगों को उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है कि रूरल एरिया में हमारे कैसे डेंटिस्ट वहाँ सेवा के लिए जाएं। हमारी सरकार और हमारे जो संस्थान हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ उनको क्रिएट करके देना होगा कि जिससे उनको वहाँ लगे कि एक उनका सुरक्षित भविष्य हो रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे नीट के एग्ज़ाम में बच्चे प्रायोरिटी भरते हैं, पेरेंट्स भी उनको बताते रहते हैं, तो एक सेकेंड लाइन पर देखा जाता है, बहुत प्रोमिनेंट तरीके से नहीं देखा जाता है कि अगर एमबीबीएस में नहीं है तो चलो डेंटिस्ट्री ले लो, इस तरीके की बातें होती हैं। तो आपकी इस विषय में क्या राय है? हाँ, इसमें दीपक जी एक बताना चाहते हैं, आप तो पत्रकार का उसमें आप लोगों को जानकारी भी होगी, जो इसमें एक ब्रिज क्रॉस का निर्माण हुआ है। कोई भी डेंटिस्ट ब्रिज क्रॉस करके वो एमबीबीएस की इक्विवेलेंसी वो जनरल प्रैक्टिस कर सकता है। ये कोर्स अपने उसमें चल रही हैं बातें, उस पर बहुत तरीके के संशोधन होने थे जो संशोधन के अंतिम चरण में है। ये होने के बाद में जैसे इसका मान्यता आएगा स्वास्थ्य मंत्रालय और जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है, तो अब यहाँ से ब्रिज कोर्स जब शुरू होगा तो यदि आपके पास में डेंटिस्ट्री करना है, आपका वहाँ पे भी भविष्य है, और यदि नहीं करना है तो आप ये ब्रिज कोर्स करके आप 2 साल और करके उसके बाद में आप जनरल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब ये हुआ कि कोई भी डेंटिस्ट है अगर इस ब्रिज कोर्स को कर लेगा तो वो जनरल फिजिशियन भी हो सकता है और डेंटिस्ट भी हो सकता है। हाँ दीपक जी, आपको बताते चलते हैं कि तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें फर्स्ट ईयर के जो एमबीबीएस के बच्चे हैं उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, यही सारा सब्जेक्ट डेंटिस्ट्री के बच्चों को पढ़ाया जाता है। सारे सब्जेक्ट फाइनल ईयर तक मेडिसिन, पैथोलॉजी, ये सब एक साथ पढ़ाई होती है। फाइनल ईयर में जाने के बाद में उनके सब्जेक्ट अलग होते जाते हैं, वो पीडियाट्रिक, ईएनटी, ऑप्थेल्मो, गायनेक इसमें कन्वर्ट होते हैं। इधर हमारे पास में 8 और ब्रांचेज हैं, तो ये बच्चे इधर अपने फाइनल ईयर में सबके सेपरेशंस हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान में आपने बताया डेंटिस्ट्री का जो हमारे यहाँ से बच्चे डेंटिस्ट बनते हैं उनका एब्रॉड में क्या भविष्य है? एब्रॉड में बहुत ज़्यादा है। आप तो सारे विदेश में देख रहे हैं डेंटिस्टों की क्या डिमांड है। अभी एक आपका मैंने उसमें यूट्यूब पे कुछ दिन पहले सुना जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि ब्रिटेन में ज़रूरत है 30,000 डेंटिस्ट्री की वहाँ पे। तो अभी इस बीच में ये बहुत आपका मैंने सुना। और अभी क्या हो रहा है कि जो G20 हुआ, तो अभी G20 के जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ में हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं। हमारी जो भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो एक निर्देशित किया हुआ कि आप उनके साथ इंटर एक्सचेंज प्रोग्रामिंग कीजिए, जिसमें कि तो हम उनके साथ में अपने एकेडमिक्स सारी चीज़ों को हम एक्सचेंज करने जा रहे हैं। और दूसरी बात क्या हुई कि जो नीट का एग्ज़ामिनेशन होता था वो बच्चे अब्रॉड वाले हमारे सिलेबस में नहीं आ पा रहे थे, तो फॉरेन के बच्चे इंडिया में नहीं आ रहे थे। अभी कुछ मतलब अब वो भी एक फाइनल स्टेज में चल रहा है कि फॉरेन के बच्चे
हमारे एनआरआई जो वहाँ पे माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को इंडिया में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेशल बन रहा है। तो अब बहुत अच्छा होगा कि जब विदेश के बच्चे अपने पास में आएंगे और फिर हमारे बच्चे उनके साथ एक 5 साल रह लेंगे, फिर उनके लिए कौन कौन से गेट ओपन होंगे। बट G20 का एक आने वाले अगले 5 वर्षों में 7 वर्षों में आपको दिखेगा कि तो और ज़्यादा डिमांड हुई है। और अभी भी पूरा अभी यूएई तो पूरा भारत के सारे डेंटिस्ट हैं वहाँ पे। यहाँ जो उनको जो अमाउंट मिलता है या किसी चीज़ को प्रोस्थेसिस में, क्योंकि डेंटिस्ट्री जो है वो एस्थेटिक्स में आता है, तो विदेशों में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। अपने देश में लोग थोड़ी सी अवेयरनेस कम है, जागरूकता कम के कारण थोड़ा परे जाने में करते हैं डेंटिस्ट के पास। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इतना ही महत्वपूर्ण है और इसमें मास्टर्स तक का कोर्स होता है, तो देश में आप बता सकते हैं कि सबसे अच्छा डेंटल कॉलेज कौन सा है? देखिए, इसकी तो रैंकिंग होती रहती है टाइम टाइम पे। इसकी रैंकिंग जो है अलग अलग एजेंसीज़ अलग अलग तरीके से रैंकिंग होती रहती है, और अब पर्टिकुलरली किसी एक कॉलेजेस को कभी कभी कोई कॉलेज अप होता है, कभी कोई नीचे होता है। इसकी बहुत तरीके की किसी भी कॉलेज को प्रणाली अलग अलग होती है। कोई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, कोई कॉलेज ऐसा है पेशेंट कम है बट उनके रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे पेशेंट कम है बट वहाँ के डॉक्टर रिसर्च में काफ़ी कर रहे हैं, सरकार उनको बहुत ज़्यादा अनुदान दे रही है, उनको रिसर्च करा रही है, उनसे बहुत सारे पेपर्स निकल रहे हैं, आर्टिकल्स निकल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके, और भारत का डेंटिस्ट बहुत अच्छा है, पूरे यूएस में, यूके में यहाँ से बच्चे जा जा के कर रहे हैं। मेरे पढ़ाए हुए आज के समय में इस 10 वर्षों में नहीं तो 500 के ऊपर बच्चे इस समय यूएस में काम कर रहे हैं। मतलब 400 से 500 की स्थिति इस 20 वर्षों में मैंने अपने जो जिनको मैंने किया एग्ज़ामिनेशन करके, वो सब बच्चे हमारे यहाँ से अंडर ग्रेजुएट के वहाँ जाने के बाद में एक इक्विवेलेंसी 2 साल का और किए, डीडीएस करके कोर्स करके वो वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा सब चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अच्छा डेंटल कॉलेज होने के लिए उसके अंदर कौन कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हों, क्या क्या उसकी क्वालिटी हो, जिससे ये समझा जा सके कि ये एक अच्छा मेडिकल वो डेंटल कॉलेज है? सबसे बड़ी बात यह है कि डेंटल कॉलेज वो अच्छा है जिसके साथ में मेडिकल कॉलेज अटैच है। जो भी कॉलेज मेडिकल कॉलेज के साथ में डेंटल कॉलेज अटैच है, वहाँ के बच्चों को मेडिकल कॉलेज के साथ में रहने का एक अलग एक्सपोजर्स मिलते हैं। जो बच्चे काम करने का एनाटॉमी में या वो सब सारे उनके एक्सपोजर्स अच्छे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डेंटिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री करने के लिए उसका कितना स्कोप है और वो क्यों बहुत ज़रूरी है? अभी इसमें इतनी मतलब इंडिया में अगर हम बात देखें तो हमारे मतलब 40 वर्षों में ऐसे कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी चेंजेस नहीं आए। बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब अभी हम लोग भारत के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे पास है, ऑर्थो है, ओरल सर्जरी है, प्रोस्थोडोंटिक डिपार्टमेंट है, इंडोडोंटिक्स डिपार्टमेंट है, ओरल पैथोलॉजी है, ओरल रेडियोलॉजी है, कम्युनिटी मेडिसिन है, ये इतने डिपार्टमेंट है। अब आज की स्थिति ये हो गई है कि हम लोग अपने ज़माने में वो पोस्ट ग्रेजुएशन की, अब इस 20 वर्षों में बहुत चेंजेस आए वर्ल्ड वाइड, लेकिन हम इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन में कहीं पिछड़ गए। अब मैं अपने डिपार्टमेंट में आ जाऊँ, मैं ऑर्थो में हूँ, तो अभी ऑर्थो में डिफरेंट टाइप की सर्जरीज ऐड होते गई, बड़ी और भी अप्लायंसेस सारी चीज़ें। तो अब इसमें भी अब नहीं हो पाया तो लोग फेलोशिप कर रहे हैं इंडिया में, अब्रॉड में जा के। अभी आप मीन्स एस्थेटिक में भी अलग अलग डिज़ाइनिंग चल रही है फेलोशिप की, फिर प्रोस्थेसिस में अलग चल रहा है, तो कंजर्वेटिव पे अलग अलग। तो ये थोड़े कुछ हैं, मतलब मुझे जहाँ लग रहा है कि अब जो हमारे सीनियर इसमें लोग लगे हुए हैं वो सब इसमें मन बनाए हैं कि अब इसको सुपर स्पेशलाइजेशन करके इसकी और डिमांड करने की बात चल रही है। डॉक्टर साहब, डेंटिस्ट्री अपने आप में जब एक पेशेंट के रूप में किसी डेंटिस्ट के पास कोई व्यक्ति जाता है तो डेंटिस्ट एक बहुत महंगा चीज़ लगता है, उसका इलाज बहुत महंगा होता है। बहुत महंगे हैं।
तो आप क्या, अगर ये इतना महत्वपूर्ण है और इलाज भी वास्तविकता में महंगा है, तो इसका मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं होता डेंटिस्ट का? हाँ, ये एक अभी जो हमारी एक योजना भी चल रही है, आरोग्य योजना है, उसमें डेंटिस्ट्री का एक पार्ट ऐड हुआ है जिसमें सर्जिकल आप कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं, प्रोस्थेसिस में नहीं हुआ है। लेकिन मुझे जहाँ तक बिलीव है कि अब अगला जब आएगा तो डेंटिस्ट्री का कुछ सम अमाउंट वो लोग तय करेंगे कि 5,000 10,000 तक का डेंटल ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि तो हम लोग अपने एसोसिएशन में बाकी सब जगह पे जो आरोग्य बीमा योजना चल रही है उसमें हम अपनी डेंटिस्ट्री को ऐड कराने के लिए हमारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं और ये हो जाएगा। तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि तो जो एकदम गांव में किसान जो बैठा हुआ है, जो वो तम्बाकू खा लेता है और उसको हम लोग प्राइमरी स्टेज पे उसको जब मुंह में छाले आते हैं, उसको अल्सर होता है, वही एक्चुअल टाइम होता है कि तो हमको उसी टाइम पे उसको डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करना था। लेकिन तब तक वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। फिर जब भी वो कैंसर में कन्वर्ट होता है तो आप फिर सारी चीज़ें उसको भागम भाग है, फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना है, उसको सर्जरी कराना है, उसके बहुत सारे फिर चेंजेस ये होते हैं। लेकिन ये आपका सही प्रश्न है कि इसको और मतलब इसको मुख्यता से लेके हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि हमारी सरकार इसमें किसी भी तरीके से इसको ऐड करे डेंटिस्ट्री को बेसिक। डॉक्टर साहब, अब नेशनल डेंटल काउंसिल बनने जा रही है जी उसका काउंसिल की स्थापना का जो कार्य है अंतिम चरण में सरकार की ओर से बताया गया है। जी जी तो नेशनल डेंटल काउंसिल की आवश्यकता क्या है? इसके बनने से किस तरीके की नई संभावनाएं पैदा होंगी और किस तरीके का सुधार होगा? इसमें हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये काफ़ी दिन से चल रहा था। अभी तक कैसा होता था कि डिफरेंट प्रदेश से लोग आके बनाते थे मीटिंग करके, मतलब वो योजनाएं होने का उसका जो क्रियान्वयन है वो स्लो हो रहा था। तो अभी ये जो जैसे कमीशन बनेगा तो ये फुल टाइम लोग होने जा रहे हैं। ये सारे जितने भी डॉक्टर्स रहेंगे वो जैसे ड्यूटी करते हैं 9 to 5 एक जगह बैठेंगे, एक डिस्कशन होगा और डे टू डे उसको उनकी रिपोर्टिंग मंत्रालय को करनी है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पूरे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति भी इसमें आएगी। किंतु 300 कॉलेजेस हैं, अगर ये सारी चीज़ों को हम पूरे देश में मॉनिटर करें और ज़िले के हिसाब से मॉनिटर करें कि तो हर व्यक्ति का, हर विद्यार्थी का जो स्कूल जा रहा है कैसे भी करके उसकी एक साल में एक बार हमारे किसी न किसी भी विद्यालय के हमारे विद्यार्थी या कहीं न कहीं से उनकी सबकी ओरल स्क्रीनिंग हो। ये हम लोग उसमें ये सब बहुत सारी चेंजेस चाहेंगे। एकेडमिक्स में आएगा कि नए नए कैसे एडिशंस करने हैं, सब्जेक्ट और कौन कौन से ऐड होंगे। एक प्रक्रिया और तय होएगी पूरे देश में कि तो अभी मानक नहीं है, अभी डेंचर बनाने हैं, किसी गरीब आदमी को डेंचर डिलीवर करना है तो कॉलेजेस में ये सब चीज़ें बहुत नॉमिनल रेट पे हैं। बट उसको हो क्या रहा है कि ज़िले के सीएमओ के साथ में उस कॉलेज का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। वो हमारा एचआर जो इतने डॉक्टर्स हैं उनको सही दिशा नहीं मिलता है कि कहाँ पे उनको जाना है, क्या करना है, कौन से गांव अडॉप्ट करने हैं। ये एक अब जाके मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये बनने के बाद पूरे देश के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और जो नज़दीक के 100 किलोमीटर के रेडियस में कॉलेजेस रहेंगे उन सबको ये आपस में कम्युनिकेशन करना होगा कि एक बार तय करना होगा कि नज़दीक के कितने स्कूल हैं, कितने विद्यार्थी हैं, कॉलेजेस कितने हैं, जहाँ पे कि तो हमारे सारे डेंटिस्ट जाके साल में एक बार पूरे देश की स्क्रीनिंग हो जाए तो उसका एक अच्छा डेटा अपने पास आएगा। तो आपको डॉक्टर साहब लगता है कि नेशनल डेंटल काउंसिल बनने के बाद जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी क्वालिटी और उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा और जिला स्तर के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सीएमओज हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो डेंटिस्ट्री पढ़ने वाले जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनकी नॉलेज और उनकी सोच, विचारधारा और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी चीज़ उनको आसानी से मिलेगी। ये डेफिनेटली होने वाला है कि तो जो पहले के थे वो पाठ्यक्रम बहुत पुराने हैं, जो मतलब हमने जो पढ़ा वही आज भी हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अभी जहाँ तक बिलीव है कि इसमें बहुत जल्दी चेंजेस होंगे, नए नए सब्जेक्ट शुरू होंगे। मुझे बिलीव है कि आने वाले समय में नहीं तो 8 से 10 नए पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट शुरू हो सकते हैं, जो कि पूरे विश्व में वो सब्जेक्ट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन है, चल रहे हैं।
किसी कारण से हम लोग कहीं ना कहीं आगे हो गए, कहीं पीछे हो गए, किसी कंट्रीज़ में इंटर्नशिप नहीं करा के वो वहाँ पे फुल 5 इयर्स चला रहे हैं। तो एक बार हमको लग रहा है कि ये बनने के बाद एक नया रूप तैयार होगा, और उसके बाद जो सब कमेटी डिसीजन लेगी वो सारे देश में एक अच्छी एक इस सब्जेक्ट में बहुत तेज़ी से इसमें आएगा, और इसका भारत की इकोनॉमी में भी बहुत इफ़ेक्ट आने वाला है। डॉक्टर साहब, आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेंटिस्ट्री के बहुत सारे सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और इवोल्यूशन प्रोग्राम्स में शामिल रहे। एक इंडिपेंडेंट रूप से बताइए आप कि डी.वाई. पाटिल का डेंटल कॉलेज, उसकी क्या विशेषता है? वो तो अब डी.वाई. पाटिल की विशेषता ये है भाई साहब कि एक तो वो चैरिटेबल कॉलेज है, और ऑलमोस्ट वो बहुत ही नॉमिनल रेट पे, जो आप वहाँ के सरकारी जो बीएमसी का रेट है, जो नगर पालिका का रेट होता है, वही रेट में वहाँ ट्रीटमेंट होती है। तो जिसके कारण से कि वहाँ पे जो पेशेंट का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। इससे पहले हमने आपको एक बात और बताई कि जिस कॉलेजेस में मेडिकल कॉलेज अटैच है, वो कॉलेजेस में के बच्चों को एक पाठ्यक्रम और उनको सीखने का एक, उनके साथ में रह के स्टडी का एक अलग तैयार होता है। तो उसमें डी.वाई. पाटिल को एक वो बेनिफिट मिलता है कि उसका खुद का मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ इंडिया का फर्स्ट सिमुलेशन लैब है उनके पास में, जो कि तो मैं तो चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे सिमुलेशन लैब पे एक 10-5 मिनट का आप बनाइए और देखिए कि हम लोग कैसे अपने बच्चों को पेशेंट से पहले कैसे सर्जरी करते हैं, उनको हम एनेस्थीसिया कैसे देते हैं, उनकी कैसे, मतलब ये पेशेंट से होने से पहले हम सिमुलेशन लैब पे कराते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है आज इस चैनल से कि तो आप अपने कुछ दिनों में जब आपका दौरा हो तो आप मेरा लैब देखने आइए। ये इंडिया का फर्स्ट लैब हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे कि सारी चीज़ें आप बच्चों को सारा जितने भी मीन्स अभी इवन कोई भी ऐसी सर्जरी, सारी चीज़ें उनको देना, सिखाना, उनको इस यूएसजी करना है तो उनको उस पर हो रहा है, और सारा लाइव आता है, बच्चों के हैंड्स ऑन हो जाता है। जब वो पेशेंट पे जाते हैं तो उनकी जो एक होती है कॉन्फिडेंस लेवल, वो बहुत ज़्यादा रहती है, और उसी टाइम में उनके सारे जितने क्वेश्चंस रहते हैं, टीचर वहीं खड़े होके, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं तो वहाँ सामने दिखता है कि आपने अगर किया कुछ भी तो सामने दिखता है ये गलत हो गया ये। तो वो सिमुलेशन लैब में आप एक बार देखेंगे कैसे कैसे बच्चों को, तो बहुत उसका एक अलग डी.वाई. पाटिल के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन दो उसकी फैकल्टी भी बहुत अच्छी रही। अब मेरे जो टीचर डॉक्टर विवेक सोनी, ही इज़ द, अभी वो डबल MDS थे इंडिया में, उन्होंने ऑर्थो में करा, ओरल सर्जरी में करा। तो डी.वाई. पाटिल सर जो हैं, उनका शुरू से विज़न था कि मतलब फैकल्टी पे उन्होंने बहुत काम, मतलब उनका सर्च ऑफ फैकल्टी का एक बहुत अच्छा उन्होंने ये किया हुआ है कि जो हमारे यहाँ एकेडमिक्स टीचर्स, उनके जो रिलेशनशिप होते हैं अपने बच्चों के साथ, एज ए अपने जो टीचर जो बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर जैसा ट्रीट करते हैं। इन दोज ऑफ कॉलेज की साइकोलॉजी, घर की साइकोलॉजी, बच्चे 4 साल हमारे पास आते हैं रहने के लिए, तो वो पूरी साइकोलॉजी को मैच किया जाता है वहाँ पे। डॉक्टर साहब, सिमुलेशन लैब की आपने बात जी, की, इसका मतलब है कि अगर इसको साधारण भाषा में देश को समझाया जाए कि ये ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले का एक रिहर्सल हाँ, है पूरा। तो सिमुलेशन लैब को अगर आम स्टूडेंट्स को, उसके पेरेंट्स को समझाना हो, वो अगर कहीं एडमिशन लेने जा रहा हो कि हम ऐसे डेंटल कॉलेज में लें कि जहाँ सिमुलेशन लैब है कि नहीं है, तो इसके बारे में ज़रा आप संक्षेप में बताइए। सिमुलेशन लैब एक भाई साहब ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे कि जो आप पेशेंट पे काम करने जाते हैं, मान लीजिए आप आप रेडियोलॉजी में आपकी ड्यूटी लगी है और आप यूएसजी करने जा रहे हैं, किसी को आप यूएसजी कर रहे हैं, तो सेम जब आप उस पर करते हैं, वो उसका मॉडल रहता है, मॉडल के ऊपर आप जब भी आप स्कैनिंग करेंगे तो स्क्रीन में पूरी चीज़ें दिखती हैं। स्क्रीन में एक एक पॉइंट्स के नाम आते हैं, डिजिटली नेम आता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे है। यदि आपने कुछ भी गलत किया तो वो वहाँ पे पता चलता है कि आपका हैंड का कैसे क्या है, ये ऐसी उसमें है। आप एनेस्थीसिया करने जा रहे हो, मीन्स अभी
हम डेंटिस्ट हैं, सर्जरी करनी है, एनेस्थीसिया उसको करने देना है, तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है, कैसे कितनी देर तक, वो सब सारा चीज़ उसमें रहता है और बहुत अच्छी ये है। और अभी मुझे ऐसा तो लगता है कि सरकार को तो ये सभी जगह पे कर देना चाहिए कि उससे जो बच्चों को जो हैंड्स ऑन हो रहा है ये बहुत ही अच्छी हो रही है, क्योंकि पेशेंट पे आप करने जाओगे, पेशेंट ख़राब भी आप कर सकते हैं, टीचर्स रहते हैं उसको करेक्शन और सिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले 3 से 4 बार हम लोग बच्चों को उस पर प्रैक्टिस करा चुके रहते हैं, बार बार किस पे गलत, जब तक सही नहीं कर लेता है तब तक उसको हम पेशेंट के साथ में ये अलाउ नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और आप देश के जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं वो क्यों डेंटिस्ट्री लें, डेंटल में क्यों एडमिशन लें, इसके बारे में आपका उनको संदेश क्या है? देखिए, मैं तो ये एज ए डेंटिस्ट मैं ये बोलता हूँ कि तो अगर आप डेंटिस्ट्री में आते हैं तो जो आपको टाइमिंग का सारा, अभी जैसे मेडिकल में है कि 24/7 में इमरजेंसी, यहाँ आप अपनी एग्जीक्यूटिव उसमें कर सकते हैं, एक टाइमिंग आप निर्धारित कर सकते हैं कि इतने से इतने बजे तक हम अपने क्लिनिक में बैठेंगे, इसका एक अलग है। तो दोनों के अलग अलग हैं। अभी चॉइस के ऊपर है कि किसको उसमें जाना है, जिसको डेंटिस्ट्री करना रहता है भाई साहब वो उसी में आता है, एमबीबीएस के बच्चे एमबीबीएस में जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे दर्शकों से अच्छी उनको जानकारी दी और आपने विस्तार से डेंटिस्ट्री के बारे में बताया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।